हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम पार्ट 3 में आपके लिए लेकर के आए हैं। अम्ल, क्षार और लवण में कई हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे जो हमने पार्ट 1 में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आपको बताया था। इसी के साथ साथ उदासीनीकरण अवक्रिया और ब्लीचिंग पाउडर भी मैंने बताया था। जिन लोगों ने अभी प्ले लिस्ट पे नहीं पहुंचे हैं, क्लास 10 साइंस की पीडीएफ प्ले लिस्ट पे जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में बेकिंग पाउडर पढ़ा था और धावन सोडा पढ़ा था और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा हुआ था। ये इतने क्वेश्चन हम आपके प्लेलिस्ट में पहुंचा चुके हैं जो आपके लिए बेहतर इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच मान किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पीएच मान का मतलब होता है किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाना उपयोग किया जाता है। इसकी खोज फारेंसन ने की थी, मैंने यहाँ पे लिख रखा होगा, ठीक है। क्योंकि किसी बिलियन की, देखो क्या है पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच पैमाना यानी किसी बिलियन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक तरीका होता है जो 0 से 14 तक होता है। इसमें कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। 0 से लेकर के 7 तक अगर बिलियन है तो अम्लीय 6 होना चाहिए, 7 तक बोल सकते हैं आप, तो वो अम्लीय होता है। 7 तक अगर है तो वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 है तो वो क्षारीय उदासीन होगा, उदासीन होगा। अगर 7 से 14 तक है तो वो क्षारीय होगा। ये होता है पीएच पैमाना, यानी यहाँ पे 0 से 14 तक के अंक लिखे होते हैं, पीएच मान होता है। तो किसी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता ज्ञात करने के लिए जो पैमाना उपयोग किया जाता है उसी को पीएच पैमाना कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अच्छा, जब पेपर में आएगा तो आप केवल इतना नहीं लिखोगे, आप इसका पीएच पैमाना बना लीजिए, आपके आंसर को मोस्ट कर देगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उदासीन, अम्लीय और क्षारीय, तो कैसे बनाते हैं पीएच मान, देखिए जरा कि उदासीन का हो गया 7, अम्लीय का हो गया 7 से कम और क्षारीय का 7 से 14 तक हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लिखिएगा, टोटल जो है इसी टाइप से पीएच पैमाना आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है पीएच का महत्व क्या होता है। तो आपको पता है कि पीएच का महत्व क्या होता है। हमारे जो क्षार आंत होती है, आंत में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन इंटेस्टाइन, देखिए आपको पाचन तंत्र 3D मैप में दिखाते हैं। तो आंत में क्या होता है, अम्ल स्रावित होता है। जरा एक बार देखिएगा, 3D मैप में आपको दिखाते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र में क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी बिल्कुल कहने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसे कौन बताता है, हमारा पाचन तंत्र बताता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बताता है। ये रहा देखो, ये तो हमारी यहाँ पे क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ भी गई है और ये हमारा आमाशय होता है। ये क्या है, आमाशय है। आमाशय के बारे में आपको दिखाते हैं, आमाशय को आइसोलेट करते हैं, अकेला आमाशय देखिएगा जरा, ये क्या है, ये हमारा आमाशय होता है। आमाशय कैसा होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जो छोटी आंत से और बड़ी आंत के बीच में लगी रहती है। इसी के साथ में ये यहाँ पे पाइलोनेग्नियस बाल्ब होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, पितरस का श्रावण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आमाशय जो होता है, आमाशय यहाँ पे ये नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दो कलर जो चेंज है, ये कलर किसका होता है, यही यहाँ पे फंडिक, पायरोरिक और रेटिकुलम इसके भाग होते हैं, इलियम, फंडिक, रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। मैंने पूरा आमाशय निकाल लिया है आदमी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण। अम्ल कैसे पता लगा, पीएच मान से पता लगेगा। तो इसी तरीके से आप लोग किसी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि पौधों में, हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है कि पौधों में मृदा एक निश्चित पीएच मान पर उगते हैं। यानी पौधे जो होते हैं मिट्टी में हर जगह क्यों नहीं उगते, क्योंकि उनको पीएच उपयुक्त मात्रा में चाहिए। पौधे मृदा में जो है एक निश्चित पीएच पर उगते हैं। मृदा के पीएच मान में परिवर्तन मृदा में सूक्ष्म पादप और सूक्ष्म जंतुओं के प्रकार व संख्या में परिवर्तन कर देता है। अगर पीएच ज़्यादा है, अम्लीय मृदा है, तो फिर पौधे नहीं उग पाएंगे। लवणीय मृदा है तो देखो, लवणीय सुंदरबन डेल्टा लवणीय है,
तो वहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं। तो देखो लवणीय भागों में भी पौधे होते हैं, अम्लीय भागों में भी होते हैं क्षारीय, लेकिन मात्रा में कम या ज़्यादा हो जाता है। तो क्या लिखोगे, मृदा की पीएच उनके पौधों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट, आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक HCl उत्पन्न होता है इसका पीएच मान 2 होता है। अम्लीय होता है, आंतरस का पीएच मान 7.8 होता है। आंतरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। जब हमारे आमाशय में खाना पहुंचता है तो वो अम्लीय होता है, जब वो आंत में जाता है तो 7.8 हो जाता है पीएच मान, वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, एंजाइम विशेष पीएच पर ही, और एंजाइम भी पीएच पर ही क्रियाशील रहते हैं। अधिक या कम पीएच पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। इससे यही कारण होता है कि जिसको एसिड ज़्यादा बनती है उसका पाचन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अम्ल जब ज़्यादा हो गई, पीएच मान कम हो गया, तो ऐसी अवस्था में पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब मुख में लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो यह दांतों के क्षय, कभी कभी दांत लोग सड़ने लगते हैं। जब पीएच मान मुख का कम हो जाए 5.5 से, तो दांतों में क्षय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा के लिए मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल छोड़ा जाता है जो जलन और दर्द उत्पन्न करता है। तो फार्मिक अम्ल का पीएच मान के द्वारा ही आपने बता पाया कि फार्मिक अम्ल में दर्द वगैरह जलन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे पीएच मान की वजह से होता है। अगला पॉइंट हमारा है, तो देखिए जरा, तो फार्मिक अम्ल जो होता है मधुमक्खी के डंक में जो फार्मिक अम्ल होता है वो जलन और दर्द उसी की वजह, पीएच मान की वजह से उत्पन्न होता है। जंतुओं तथा पौधों के पीएच, जंतुओं तथा पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि वर्षे के पानी का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो अम्ल वर्षा होती है, पारतंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा पड़े हुए हैं किसमें, H2SO4 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में मिलकर बरसते हैं, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्स होकर वर्षा आ जाता है। ठीक है, तो जब पीएच मान जो होते हैं, अम्ल वर्षा क्या होती है, बुरी तरह से पारतंत्र को प्रभावित करती है। तो समझ गए, पीएच मान आम आज मिट्टी के लिए भी उपयुक्त होता है। पीएच पर पौधों की संख्या मिट्टी के पीएच पर निर्भर करती है। दूसरे आंत में HCl उत्पन्न होता है, उसके 2 पीएच होता है। जो आंत में जो छोटी आंत में जब आमाशय में 2 होता है HCl उत्पन्न होता है, और आंत में क्षारीय होता है 7.8 पीएच होता है। इसी तरह के एंजाइम जो भी हैं पीएच पर ही क्रियाशील रहते हैं। मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्या होता है, डेंसिटी हो जाती है, दांत सड़ने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं। आत्मरक्षा का मधुर डंक में फार्मिक अम्ल होता है जो पीएच मान पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन होता है सूचक क्या होता है। सूचक का मतलब होता है सूचना देना। सूचक का मतलब क्या होता है, सूचना देना होता है। तो क्या होता है सूचक, क्या होता है सूचक, आपको बताते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर, इनमें क्या होता है, पहचान के लिए सूचक विशेष रूप से क्रियात्मक होते हैं। क्या होता है, देखो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता का आभास कराते हैं। अम्लीयता क्षारीयता पता लगाने के लिए रंग बदल देते हैं, लिटमस पेपर का रंग बदल देते हैं। चाहे वो लिटमस पेपर हो या हल्दी हो, दोनों ही सूचक का काम करते हैं। फिनाफ्थलीन भी सूचक का काम करता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, सूचक होते हैं। ये केवल ये बताते कौन अम्लीय है कौन क्षारीय, और इस तरीके से उसका रंग बदल देते हैं सूचक। कोई पूछे प्राकृतिक सूचक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो लिटमस पेपर है, हल्दी है, गुड़हल है, ये तो गुड़हल के फूल वगैरह ये तो प्राकृतिक सूचक होते हैं। और कृत्रिम सूचक फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन जो है कृत्रिम सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज फिनाफ्थलीन कृत्रिम सूचक है, लिटमस पेपर, हल्दी और गुड़हल प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है, क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, आपको दिखाते हैं। मिथाइल ऑरेंज एक रासायनिक यौगिक होता है, ये पीएच के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जब अम्लीय माध्यम होगा तो लाल रंग का होगा, और क्षारीय माध्यम होगा पीले रंग का होगा, और यानी कहने मतलब उदासीन माध्यम में नारंगी रंग का होता है। जो लिटमस पेपर होगा वो अगर उदासीन माध्यम में मिथाइल ऑरेंज है तो नारंगी रंग का हो जाएगा। ठीक है, और अगर अम्लीय माध्यम में हो गया है तो लाल रंग का हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में हो गया तो पीले रंग का हो जाएगा। जस्ट इसी तरीके से किसकी क्रिया होती है, फिनाफ्थलीन की। ये भी पीएच सूचक होता है, सेम कंडीशन होता है, लेकिन ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन हो जाता है। बताइए, अब इसमें अंतर आप ऐसे नहीं सीख पाओगे, ऐसे आप सीखेंगे आप भूल जाएंगे। तो इसको कैसे आपको सीखना है, ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से लाएंगे। हाँ, तो देखिए जरा क्या होता है कि मिथाइल ऑरेंज, ध्यान दीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन दोनों का सिस्टम आपको ध्यान रखना है, एक साथ मैच करके चलिएगा। मिथाइल ऑरेंज उदासीन माध्यम में नारंगी होता है, लेकिन फिनाफ्थलीन रंगहीन होता है।
ये अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, लेकिन ये कैसा हो जाता है, रंगहीन ही बना रहता है। ये क्षारीय माध्यम में पीला होता है, लेकिन ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिनाप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, पीएच मान देखिएगा इसका। तो देखो क्या होता है पीएच मान, इसको हम आपको समझाते हैं। पीएच मान देखिएगा, पीएच मान आपको समझाते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे पीएच मान होते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर इस टाइप के पेपर हुआ करते हैं, एक पेपर शीट होती है। लिटमस पेपर क्या होता है, एक पेपर शीट होती है, पीले रंग के भी आते हैं, लाल रंग के भी, कई सारे कलर के आते हैं लिटमस पेपर। और इनका काम एक ही होता है, ये कलर, ये अम्ल या क्षारीय विलयन की पहचान के लिए ऐसे डाले जाते हैं। देखो ये लिटमस पेपर था, देखिए एक बार समझिएगा इसको। ये सब प्राकृतिक होते हैं। लिटमस पेपर हो गया, हल्दी हो गया, गुड़हल के फूल हो गया, प्राकृतिक जो सूचक होते हैं। क्या हुआ भाई, अच्छी बाजी लगा गई। देखो ये होता है लिटमस पेपर। कैसे इसमें पहचान की जाती है इसको थोड़ा समझिएगा कि लिटमस पेपर कैसा है, ब्लू कलर का है। अगर एसिड विलयन है तो कैसा, लाल का गुलाबी रंग का हो जाएगा। और अगर लाल लिटमस पेपर है, ये तो नीला लिटमस पेपर था, लेकिन अम्ल में कैसा हो गया, लाल हो गया, नीले रंग का लाल हो गया अम्ल में। लेकिन अगर लाल रंग का लिटमस पेपर आए तो नीला हो जाएगा, जस्ट बेसिक में क्षार में नीला हो जाएगा। अगर पीले रंग का लिटमस पेपर आए तो बेसिक में क्षार में कैसा, नीला हो जाएगा। तो यही होते हैं लिटमस पेपर, पूरे 14 कलर के होते हैं। ये नेचुरल होते हैं, एसिडिक वाले होते हैं, नेचुरल होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। सारे लिटमस पेपर हैं इस टाइप से। लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर एक पेपर की सीट होती है, ध्यान रखिएगा, कोई विशेष कोई नई बात नहीं होती है। यही लिटमस पेपर कहे जाते हैं, पेपर की सीट हुआ करती है। आपको हम दिखा देंगे, इस टाइप से पेपर की सीट आया करती है, शायद होगी कहीं ना कहीं। ये सीट होती है लिटमस पेपर की, हर कलर की आपको भी अवेलेबल होगी, लाल, हरी, पीली, नीली, इस टाइप से ये लिटमस पेपर की सीट हुआ करती है। ऐसी होती है लिटमस पेपर, कोई अलग से नहीं आता है, लिटमस पेपर का पूरा सीट हुआ करता है। अगले क्वेश्चन बात है तो बताइए जरा, आपको समझ में आ गया? बेहतर तो आप लोग कमेंट में बताया करो, समझ में आया कि नहीं आया, बात जरूर कमेंट में बताया करो। तो मैंने बताया कि मिथाइल ऑरेंज और दोनों ही, जो हमारा फिनाप्थिलीन होता है वो रंगहीन रहेगा, उदासीन माध्यम में भी, अम्लीय माध्यम में भी रंगहीन होगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में पीले रंग का, नारंगी रंग का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्लीय माध्यम में नारंगी रहेगा, लाल अम्लीय माध्यम, सॉरी, उदासीन में नारंगी होगा, अम्लीय में लाल होगा और क्षारीय में पीला हो जाता है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है पीएच मान किसे कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थिलीन पर टिप्पणी लो, तो आप तुरंत उसको बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या होता है जब ये हमें कुछ कन्वर्जन करने हुए हैं, देख लेते हैं, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कन्वर्जन करते हैं, बस ज़्यादा है भी नहीं मिल रहा। हाँ, कहानी ओवर है। तो देखो अब हम लोग अब कन्वर्जन करेंगे, सारे कन्वर्जन क्या क्या देंगे, जो आपने पढ़े हैं वहाँ पे वही आपको करना है, कोई नया नहीं है यहाँ पे, स्पेशल नहीं है। एस्टिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करानी है। आप सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, यानी H2CO3 होता है, कराइएगा रिएक्शन। तो देखो क्या होता है एस्टिक अम्ल किसे कहते हैं, CH3। इसका डायरेक्ट रिएक्शन बनाओ, अपने आप पता चल जाता है क्या बनेगा, CH3COOH। याद करिएगा इसको, एस्टिक अम्ल का फार्मूला एथेनोइक अम्ल आईयूपीएसी नाम होता है। मैं आईयूपीएसी नाम आपको पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, ठीक है। तो एस्टिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। अब आगे बढ़िएगा, सोडियम क्या होता है, Na होता है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है, यानी CO3 हो गया। अब एक आपको तरीका हम बताते हैं, हमने आपको बताया था यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखा जाता है। यानी क्या होता है हमारे पास, देखिए जरा सारे पॉइंट देखिएगा कि यानी 1 पॉजिटिव होता है, ये 2 निगेटिव होता है। अब बताइए मुझे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2 लगाना पड़ेगा। एस्टिक अम्ल में यानी 2CO3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करते हैं। क्या था हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट था, यानी 2CO3 हो गया। इसको मिलाइएगा जरा, मिलाइएगा इसको, तो देखिए जरा यहाँ पे CH3COO हटाइए, यहाँ पे Na मिला दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए एक बार, CH3COO Na हो गया, और प्लस करके CO3 जो है इसको CO2 में तोड़ दो। अब एक O बच जाएगा,
यहाँ पे क्या बनेगा CO3 का, हमेशा कहीं भी CO3 मिल गया CO2 बनाना है, और एक वो जो बचता है वही H2O बनाना होता है, तो प्लस करके क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। संतुलन कराइएगा इसका, संतुलन कराते रहो। कैसे होगा संतुलन एक बार समझिएगा कि यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे यानी कितने दो है, यहाँ क्या है हमारे पास यानी एक है, तो हमें लगाना पड़ेगा दो। जब दो लगाएंगे तो ये भी तो डबल हो गया, तो यहाँ भी आपको दो लगाना पड़ेगा। अब H मिला लो दो और एक हो, कंप्लीट हो गया रिएक्शन। इसका नाम क्या लिखना है, यहाँ पे अगर चाहेंगे तो लिख भी देंगे आप, क्या बनेगा सोडियम सोडियम एसीटेट बनता है, एसीटेट बनता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सोडियम एसीटेट बनता है। तो इस तरीके से रिएक्शन आपको करवानी होगी, ठीक है। क्या करना था, आप एक बार फिर समझिएगा इसको। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH हो गया, प्लस करके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, इसको मिलाइए तो CH3COOH Na हो गया। CO3 हमेशा CO2 में टूटता है, एक वो बचता है, वो H2O ले जाता है, ठीक है। हमने देखा Na यहाँ दो थे तो हमें यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा, और जब वहाँ लगाएंगे तो आगे भी दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हमारा है एथेनॉल, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तो इससे क्या बनता है देखिए, तो देखिए जो एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल एक ही बात होती है, यानी क्या बनेगा मेरे पास C2H5OH, ये हो गया हमारा एथेनॉल, ठीक है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है KMnO4 होता है। अब क्या करेंगे हम, इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हमारे पास एथेनॉल जो होता है वो एसिटाल्डिहाइड बनाता है, CH3CHO बनाएगा, प्लस करके MnO4 का MnO2 बनता है, MnO2 बनता है, और प्लस K के साथ OH मिला लो, KOH हो गया, और एक वो जो बचेगा वो 4 था मेरे पास, दो यहाँ गया तो प्लस करके 2H2O बन जाएगा। अब इसका जरा संतुलन कराते हैं, देखिए जरा यहाँ पे KMnO4 मेरे पास कितने हो गए, KMnO4 हो गए, और यहाँ पे आपको एसिटाल्डिहाइड दो लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे, दो और एक तीन एसिटाल्डिहाइड लेने पड़ेंगे, और बचे हुए हमारे H2O बन जाएंगे। इसका सरल तरीका आपको ऐसे बता दें तब भी सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 एसिटाल्डिहाइड होता है, कितना 3 होता है, यहाँ भी 3 होगा, 3 एसिटाल्डिहाइड होगा, 3 एथिल अल्कोहल हो जाएगा। फिर सारे आप दो लगा देना, के 2 और ये तो 2 लगाई है, ये तरीका बढ़िया है। एथेनॉल C2H5OH हो जाएगा, याद रखना ये हमेशा एसिटाल्डिहाइड बनाता है, CH3CHO बनाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो गया। अब आपने क्या देखा कि इसका तरीका आपको कैसे याद रखना है कि आपको 3 एथिल अल्कोहल करना है, 3 एसिटाल्डिहाइड करना है, बाद बाकी सब 2 करना है। MnO4 का MnO2 करना है, 2 O बचेंगे तो 2H2O करना है, 2 KOH करना है, ठीक है, कैसे OH मिला लो तो। अब क्या करेंगे आप, तो इस तरीके से इसका संतुलन आप करा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन H कार्बोनेट CO3, ऐसे होता है। सोडियम Na हो गया, हाइड्रोजन HO हो गया, कार्बोनेट CO3 हो गया, प्लस एथेनोइक अम्ल CH3COOH, एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल एक ही बात होती है, CH3COOH। इससे रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, पहले तो Na यहाँ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ जुड़ जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। तरीका मैंने बताया था आपको, क्या बनेगा CH3COOH, इससे Na जोड़ दिया करो, Na हो गया, और CO3 हमेशा CO2 में टूटता है, एक वो बचेगा वही H2O चला जाता है, कहानी खत्म। डेस करके अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लिख सकते हैं, क्या बनेगा हमारे पास सोडियम एसीटेट बनता है, एसीटेट बनता है। यहाँ पे लिख देंगे आप एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये रिएक्शन ज़्यादा इजी थी, ये वाली रिएक्शन ज़्यादा इजी थी। कैसी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, हमने तरीका बताया, हम ट्रिक बता दें, आप ट्रिक खाली समझ के चलिएगा कि कभी भी CO3 मिलेगा तो CO2 और H2O जरूर निकलेगा। यहाँ भी वही बात है, CO3 मिला तो CO2 और H2O जरूर निकलेगा, और ये CH3COOH से हमेशा पलटा मारता है Na, तो CH3COOH Na हो गया, एक Na था, 2H हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। रिएक्शन चेक कर लिया, आपका संतुलन रहता है। अगला पॉइंट मेरे पास क्या कह रहा है, मेथेन को गर्म करते हैं, मेथेन CH4 होता है, H2O से रिएक्शन करा दीजिएगा, तो देखो क्या रिएक्शन बनेगा, इसको देख लीजिएगा एक बार।
तो मेथेन को जब गर्म करेंगे, मेथेन क्या होता है, CH4 होता है। मेथेन क्या होता है, CH4। आपको बताते हैं कि ऊँट वगैरह जुगाली करता है तो मुंह से जो महक आती है वो किसकी होती है, मेथेन की होती है। धानों में सबसे अधिक मात्रा में मेथेन गैस पाई जाती है, तो मेथेन मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, तो CH4 हो गई, मेथेन हो गई। दहन करेंगे तो दहन में हमेशा ऑक्सीजन का, आग कभी भी लगती है ऑक्सीजन के साथ लगती है, तो ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा, +O2 हो जाएगा। इसकी रिएक्शन कराइएगा तो C और O2 कहीं भी मिल गया तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अच्छा, जब आग जलेगी तो धुआं भी उठेगा, धुआं के साथ साथ भाप भी उड़ेगी। अगर कहीं भी H और ऑक्सीजन मिल गया तो H और O कहीं भी मिल जाए, गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि H2O जरूर बनेगा, H2O जरूर बनेगा। अब देखिए O कितने हो गए, 2 और 1 3 तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, 2 दूनी 4 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे H2O भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि H कितने 4 हैं। चाहे आप यहाँ से लगा लें तो 4 H थे तो 2 H2O होंगे, 2 2 4 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो मेथेन को जब भी आप गर्म करें, ध्यान रखिएगा, इस मेथड को ध्यान रखिएगा कि मेथेन को यानी CH4, मेथेन का मतलब क्या होगा, CH4 होगा। गर्म करेंगे तो आग लगाएंगे O2 से, ऑक्सीजन से, अब CO2 बन जाएगा और प्लस करके H है तो जल तो बनना ही, H2O बनेगा। यहाँ पे H कितने 4 हैं तो इधर 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन 2 2 4 होगा तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 2 4, ठीक है, हो गई मेथेन, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप CO2 बनता है, क्या ले लेंगे आप, CO2 बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को जब आप गर्म करते हैं तो वापस किस में बदल जाता है, हमारा जिप्सम में बदल जाता है और जल मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब भी गर्म किया जाता है तो उसमें क्या बनता है, कैल्शियम। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, इस तरीके से होता है, क्योंकि CaSO4 मेन सूत्र ये होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, आधा H2O होता है, जब H2O को पूरा करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसे लिखना आप, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसको आप जब गर्म करेंगे तो आपको खूब पता है भाप अलग जल अलग हो जाएगा, H2O अलग हो गया, बचा कौन, 2 CaSO4 बच गया, लो कहानी खत्म हो गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप कैसे, सूत्र तो यही होता है, CaSO4 का होल ट्वाइस हाफ H2O होता है, लेकिन आधा H2 तो थोड़े ना आप निकाल पाएंगे, तो ऐसी अवस्था में आप जब इसको 1 बनाएंगे तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, आधा का 1 होगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CaSO4 2 निकल जाएंगे, H2O अलग निकल जाएगा, ठीक है। अगला ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से, ब्लीचिंग पाउडर का CO2 से क्रिया करा दो, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। बना के देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये फार्मूला रट्टा मारो, उसको 5 बार रट्टा मारो, आंख बंद करो, 5 बार रट्टा मारो, CaOCl2 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 CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, प्लस करके CO2 से रिएक्शन करा दो इसकी। आप ऐसे बता दो कि CaO भाई Cl2 तो अलग हो गया और CO2 है तो CO3 हो जाएगा, क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा और प्लस करके Cl2 अलग हो जाएगा। बहुत सारा रिएक्शन कठिन नहीं होता है, रिएक्शन बहुत सरल होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, मिलाओ इसको Ca और ये वाला CO2 और वो कितना हुआ, CO3 हो गया, प्लस करके Cl2 अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा यानी हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, किससे करना है, H2SO4 से करना है, तो सोडियम सल्फेट बना लेंगे, एक CO2 अलग हो जाएगा, कार्बोनेट है ना इसीलिए CO2 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, देखो कराइएगा रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का नाम Na हो गया, बाई का नाम H होता है, कार्बोनेट का नाम CO3 होता है, रिएक्शन है H2SO4 से। अब देखिए जरा इसको मिलाइएगा, CO3 कभी भी रिएक्शन होता है तो हमेशा CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, ये कसम खाए, ये कहता है हम नहीं सुधरेंगे, ये क्या कहता है CO3 कि हम नहीं सुधरे, कहीं भी हमने आपके जितनी सारी रिएक्शन कराई थी अगर CO3 मिला है तो CO2 और H2O जरूर बनेगा, ठीक है। अब बच्चा कौन मेरे पास, देखिए जरा Na बच्चा है तो Na को इससे मिला दो तो क्या SO4 से मिला दो तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, या सोडियम सल्फेट Na2SO4 होगा, लेकिन 1 पॉजिटिव होता है 2 निगेटिव, इसीलिए 2 लगाते हैं। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब CO2 भी हमारा डबल हो जाएगा, H2O भी शायद डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको रिएक्शन ये वाला बनाना होगा।
देखो कंप्लीट है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना है। हाइड्रोजन गिनो, 2 दूनी 4, यहाँ कितने हो गए, H2SO4 भी डबल देना पड़ेगा। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, गलत हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है देखते हैं, एक बार मैच करते हैं इसको। हाँ तो देखिए जरा, यहाँ मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसको यहाँ पे जो है ये सिंगल रहने दो, ये सिंगल रहने दो। अब देखिए मेरे पास सही है, अब मिलाएगा Na डबल होगा मेरे पास, एक CO2 भी डबल हो गया H2 में, बस सही है, संतुलित कंप्लीट है। ठीक है, तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, 2 ले लीजिएगा, H2SO4 हो गया, ये तो हमारे पास NaSO4 चला जाएगा, Na2SO4, यही 2 से यही हमने 2 लगाए हैं, जब यहाँ पे 2 लगाया तो इधर 2 लगाना पड़ गया। ठीक है, CO3 जब CO2 बनेगा, 2 बनेगा, जब 2 है तो दोनों 2 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या नाम होता है, NaEH कार्बोनेट CO3 होता है। इसको आप गर्म कर दीजिएगा, तो जब गर्म करेंगे हमारे पास कौन बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, H2 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यही कंडीशन होगा हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दीजिए, गर्म करिएगा तो क्या बनेगा मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट। देखो क्या बनेगा, एक तो Na2CO3 बनेगा। अब जब ये 2 लगाए तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, Na2CO3 हो गया, प्लस करके अब यह हमारे CO3 एक 2 हो गया, एक हो गया, एक CO3 बचेगा तो CO2 कर दो, प्लस करके H2O कर दो। ये रिएक्शन आपका बनता है जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म किया जाता है। धावन सोडा बनाने की विधि में आपने यही लिखा था, धावन सोडा बनाने के लिए क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देने पर धावन सोडा बन जाता है। NaOH की रिएक्शन ना कराओ CO2 से, चाहे NaOH की CO2 से क्रिया कराओ, नहीं कराने तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो, धावन सोडा, Na2CO3 क्या होता है, धावन सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, Na2CO3 बन जाता है, H2O CO2। और अगर आपको रिएक्शन इससे बनाना है तो धावन सोडा को CO2 से क्रिया कराने पर क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। रिएक्शन यही है, Na2CO3 CO2 प्लस H2O गिव्स आउट टू NaHCO3। आपने ये रिएक्शन जो बनाए हुए थे, मैं कोई भी रिएक्शन आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 1 हमारा देखिएगा, जिनमें पार्ट 2 में होगा ये सब, जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है आप इसको देख सकते हैं। देखो धावन सोडा बनाने की विधि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा धावन सोडा। देखिए जरा, Na2 देखो सोडियम कार्बोनेट बनाना था, Na2CO3 2SO2 और H2O तो NaHSO3 बन गया। ठीक है, SO2 से क्रिया थी और धावन सोडा ये रहा, देखिए जरा, ये रहा, देखो Na2CO3 H2O CO2 बन गया 2NaHCO3। यही रिएक्शन हमारी थी, वही रिएक्शन वहाँ पे भी थी, धावन सोडा को पलटा मारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक ही 2 बच्चे जल्दी से देख लीजिए, बस टॉपिक को ओवर कर रहे हैं। कहाँ गया भाई, जल्दी आ जा, बहुत सारे हो गए, आप कंप्लीट करिएगा लगातार वीडियो, कई बार आपको देखना है तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगला अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, NH4Cl को गर्म कर देते हैं, तो क्या बनेगा इसको जरा देखते हैं एक बार। NH4Cl को गर्म कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, NH4Cl क्या बनेगा, देखिए जरा इसको देखिए एक बार, NH4Cl, इसको ये उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है, दोनों तरफ करा दो तो उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है। ठीक है, अब क्या बनेगा, इसके अमोनिया एक NH3 अलग हो जाता है और एक H बचेगा, वही HCl हो जाएगा। भाई Cl तो अकेला रोकना नहीं है, तो एक NH3 अमोनिया हो गई और HCl बन गया। NH4Cl को जब भी आप गर्म करते हैं तो NH3 प्लस HCl बन जाता है। ठीक है, अगला है ब्लीचिंग पाउडर की CO2, ये तो रिएक्शन आप अभी करा चुके हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 प्लस करके H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है। इसको तो मिलाइएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, CaSO4 हो गया, प्लस करके H2O, इसको मिलाइएगा तो 2HCl हो गया, प्लस O2 ऑक्सीजन, क्या बनेगा, ऑक्सीजन आएगा। देखिएगा हमें सही है, रिएक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ये वाला एक गर्म किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे किया जाता है, ये इसके साथ गर्म होता है, तो रिएक्शन क्या बनेगा एक बार देखिए जरा, ऐसे नहीं, इसको इस टाइप से नहीं लगाएंगे हम। CaSO4 हमारा हो गया, CaSO4 ये तो उचित है, CaSO4 हो गया, Cl2 अलग कर दो, ये वाला H2O निकाल दो, प्लस H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस बन जाएगा। कौन सा बनेगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा इस टाइप से, यानी CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O हो गया। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है। ठीक है, को जल में घोला जाता है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोल दीजिएगा तो क्या बनेगा, चलो मिलाइएगा, सोडियम ऑक्साइड यानी ऑक्साइड का O होता है, O2 निगेटिव होता है, 1 पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ 2 लगाते हैं। सोडियम ऑक्साइड कैसे होता है, Na2O, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 1 पॉजिटिव होता है, 2 निगेटिव होता है। ये वाला लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी से आप 2 और 1 कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ इसी से सीखी जाती है। ठीक है, इसको पानी में घोलिएगा, इसको जो है जल में घोलिएगा, प्लस
H2O हो गया। मिलाइएगा इसको तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, 2NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर 2NaOH बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सोडियम कार्बोनेट यानी धावक सोडा हो गया, क्या नाम होता है, Na2CO3 हो गया, CO3 Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड कर देनी है, CO2 गैस प्रोवाइड कर देनी। तो क्या बनेगा देखिए जाए, इसको एक बार समझाते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी Na2CO3 के जलीय विलयन में क्या होता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। अब जलीय विलयन दे गया है तो जल भी तो बनेगा, जब जलीय विलयन यहाँ पे इन्होंने कह दिया है तो इसका मतलब रिएक्शन आपकी किससे होगी, जल से भी रिएक्शन होगी प्लस H2O। अब ये तो रिएक्शन अभी आप ऊपर किए हुए हैं, देखिए जरा एक बार ये वाली रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस जल, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रोवाइड, पलटा क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता, वही रिएक्शन पलटा मार रही है। तो क्या बनेगा, 2NaHCO3 बन जाएगा, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा यानी खाने का सोडा बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनेगा जरा एक बार इसको देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या होगा, Na2CO3 हो गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। अब जरा देखिएगा Na2CO3 HCl यानी HCl, Na से तो हमारा Cl चला जाएगा, Na से हमारा Cl चला जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, एक बार देखिएगा Cl और कौन कौन जा रहा है, देखिए इसको कौन कौन दो मिल रहा है, एक बार इसको मिलाइए, Na से Cl मिला, 2 लगा हुआ है Na, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे Cl कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भाई। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 2HCl, कभी भी Na वगैरह आए तो हमेशा Cl को लेके चला जाता है, तो 2 NaCl हो गया, वहाँ पे 2 था इसलिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ा। अब क्या बचा, 2 है तो हमारे पास क्या बनेगा, 2H2O बनेगा, सॉरी 2 क्यों बनेगा, खाली H2O बना दो, H2O बना दो। और CO3 तो हमेशा CO2 में टूटता है, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि CO3 कहीं भी हो CO3 प्लस CO2 प्लस H2O लिखा जाता है, ठीक है। NaCl हो गया, CO2 प्लस H2O हो गया, रिएक्शन आप लगातार बनाते आ रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलते हैं, अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को घोलिएगा पानी में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, पानी में घोलते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या होता है ये बात आप शुरू में पढ़ चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर कभी भी जल से क्रिया करता है। अब प्रश्न आया था हमारे पास, बुझा हुआ ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो हमने कहा था शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। ठीक वही पलटा मार दो, तो ब्लीचिंग पाउडर और पानी में घोलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनेगा और प्लस Cl2 बनता है, इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। क्या नाम होता है, बुझा हुआ चूना। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारे होते हैं क्या होता है। जब अभी तक आपने जो भी पढ़े हुए हैं ये सब क्या होता है जब होते हैं, और इसके बाद हम प्राप्त करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। निम्न को कैसे, शायद 3-4 हैं, ये ज़्यादा नहीं है, बस 3 ही है मेरा, हाँ 3 ही है। जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे प्राप्त करें, जल्दी से इसको कंप्लीट करो फिर आपको बताते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। क्या प्रश्न पहला कह रहा है, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट क्या करना है पहला हमारा, देखिए एक बार। तो पहले इसकी क्या किया जाता है, पहले इसकी कार्बन से क्रिया करा दी। क्या प्रश्न हमारा कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, देखते हैं इसको एक बार समझाते हैं। सोडियम कार्बोनेट भाई कैसे बनाएंगे, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। ये वाला रिएक्शन हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, इधर यहाँ पे रिएक्शन नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4 होता है, सल्फेट है, प्लस करके क्या होता है इसी कार्बन से 4C कार्बन से रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनता है Na2S अलग हो जाता है, Na2S अलग हो जाता है प्लस 4C हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, पहले सोडियम सल्फेट की रिएक्शन 4 कार्बन से करा दीजिएगा, 4 कार्बन, ठीक है। तो बनेगा हमारे पास Na2S अलग कर देना और CO4C4O यानी 4CO अलग हो गया, मोनो कार्बन, ठीक है। अब Na2S से कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, Na2S होता है ये CaCO3 से रिएक्शन कराता है। अब इसको मिला दो तो क्या बनेगा हमारे पास Na2CO3 और प्लस CaS अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा इसको।
एक बार समझ के चलिएगा क्या होता है सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले सोडियम सल्फेट की रिएक्शन 4 कार्बन से रिएक्शन करानी है, Na2S अलग कर देना है, 4CO कर देना है, ठीक है। और फिर Na2S के CaCO3 कैल्शियम, ये चूना पत्थर इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है चूना पत्थर से रिएक्शन करानी है इसी के Na2S की, ठीक है। CaCO3 मिला दो, Na2CO3 और CaS अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर, अभी मैंने बनाया था बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना ये रहा, बुझा हुआ चूना प्लस Cl2, क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दो, बन गया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O। यही रिएक्शन पलटा मारना है, जो आपने ऊपर ब्लीचिंग पाउडर पानी में घोल के रिएक्शन बनाई थी बुझा हुआ चूना प्लस Cl2, उसी को पलटा मारो, बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 गिव्स आउट ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी Cl से आपको क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड हो गया हमारे पास, NaCl होता है। अब NaCl से आप रिएक्शन, ये हमारी बड़ी रिएक्शन करेगी, ठीक है। H2O CO2 NH3 से रिएक्शन कराएंगे, NH4Cl बनाएंगे, ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, तभी बता देते हैं लास्ट टाइम। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओ, किससे करानी है, CO2 NH3 H2O से रिएक्शन करा लो, Na2CO3 CO2 NH3 प्लस H2O, ठीक है। इतने से रिएक्शन कराओ तो हमारा क्या बनेगा, NaHCO3 बन जाएगा, NaHCO3 बनेगा। और कौन कौन अलग हो जाएगा, NH4Cl अलग हो जाएगा, NH4 NH3 था, NH4Cl हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले NaCl का CO2 H2O और NH3 से रिएक्शन कराना है, तो NH4Cl और NaHCO3 बना लेना है, और NaHCO3 को पलटा मार दो, NaHCO3 होता है, इसको तोड़ दो तो क्या होता है NaHCO3, यहाँ पे 2 ले लीजिएगा तो डायरेक्ट क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट बनाना था, ठीक है, कार्बोनेट बनाना था। कंप्लीट रिएक्शन हो गई, लगातार देख लीजिएगा। इसके बाद हम चैप्टर 3 पे कार्य करेंगे, ये हमारा चैप्टर 2 था। और आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए जो है जय हिंद।